हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीजन 2 के एपिसोड 1 में हम आर्या के पिता जोरावर संग्राम और सिकंदर शेखावत के पिता उदय शेखावत को एक साथ देखते हैं, जिन पर उस पेन ड्राइव की मदद से केस चल रहा होता है, क्योंकि उस पेन ड्राइव में तेज ने इन सब के बारे में कई सारे सबूत इकट्ठे किए हुए थे। अब यह जोरावर के वकील जज से कहती है कि उसके तीनों क्लाइंट एकदम बेकसूर हैं, क्योंकि उस पेन ड्राइव की इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची और कितनी झूठी इसकी गवाही देने वाला कोई नहीं है। साथ ही हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि अब जोरावर को आखिरी स्टेज का कैंसर हो चुका है। वहीं केस के बीचों बीच जोरावर अपने खास आदमी से अपनी विल की बात कर रहा था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसा संग्राम के नाम कर दी जाए। फिर हमें सिकंदर शेखावत के पिता के बारे में पता चलता है कि उन्हें इस केस के लिए जर्मनी से भारत बुलाया गया और जैसे वो इंडिया आए उन्हें जेल में डाल दिया गया। तब वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट की तरफ से केस लड़ रही थी, उनका नाम था शेफाली गुप्ता, और वो कहती है कि जज साहब, इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जिन्होंने इस पेन ड्राइव को बचाने के लिए अपने ही दामाद तेज शरीन को मरवा दिया। इसके बाद शेफाली कहती है कि इतने दिनों की मेहनत के बाद आज हमारे पास इस पेन ड्राइव का गवाह भी है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर शेफाली कहती है कि उस गवाह को कोर्ट में लाने के लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम उसे कटघरे में ले आएंगे। और फिर उन्हें अगली तारीख मिल जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आर्या अब ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों के साथ थी, जिसको एसीपी खान ने रशियन से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में छुपाया हुआ था। और अब वो आर्या से मिलने जाता है और कहता है कि तुम्हें इंडिया चलना होगा गवाही देने के लिए, पर आर्या मना कर देती है। तो खान उसका विटनेस सिक्योरिटी प्रोग्राम कैंसिल करने की धमकी देता है और आर्या को न चाहकर भी इंडिया आना ही पड़ता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ खान कोर्ट से सीधा आर्या के पास ही आता है, जहाँ वो कहता है कि बस तुम्हारी गवाही हो जाए, इसके बाद तुम आराम से ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी भर रहना। और हम देखते हैं कि आर्या को एसीपी खान ने एक पुलिस की खुफिया जगह पर ठहराया होता है, ताकि आर्या और उसके परिवार पर कोई हमला ना कर पाए। इधर जेल में उदय शेखावत से संपत मिलने आता है और वहाँ उदय कहता है कि सुनने में आया है कि वो आर्या वापस लौट आई है, उसे वापस इंडिया नहीं आना चाहिए था। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि उदय किसी भी हाल में आर्या से अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। और फिर वो संपत से कहता है कि आर्या कहाँ छुपी है, पता लगाओ। अब अगली सुबह जब आर्या उसी जगह के आसपास जॉगिंग कर रही होती है, तभी आर्या पर कोई गोली चलाता है और एक गोली आर्या के छू के निकल जाती है, जिससे आर्या का कंधा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब आर्या सीधा एसीपी खान को फोन करके बुलाती है कि मुझ पर किसी ने हमला किया है, और खान तुरंत उसके पास आने के लिए निकल जाता है। यहाँ जेल में अब जोरावर का आदमी केड़ी आता है और वो बताता है कि विल का 50% का काम हो चुका है, जिसमें जल्द ही संग्राम सर के नाम सारी वसीयत हो जाएगी। फिर केडिया बताता है कि आर्या इंडिया आ गई है और आप सबके खिलाफ वही गवाही देने वाली है, लेकिन आज सुबह ही उन पर किसी ने हमला किया है। ये सुनकर जोरावर सोचने लगता है कि मेरी बेटी पर हमला कौन करवा सकता है, और उसका सारा शक संग्राम पे जाता है। इसलिए वो केडिया से विल का सारा काम रोकने के लिए कह देता है। वहीं हम संग्राम को पाना नाम के आदमी के साथ देखते हैं, जो जेल में ही कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तब जोरावर संग्राम से पूछता है कि तूने तो आर्या पर हमला नहीं करवाया ना, और संग्राम कहता है कि मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। इधर अब लॉयर शेफाली और एसीपी खान आर्या के पास आते हैं, जिसकी डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी थी। अब जैसे ही खान आर्या से मिलता है, आर्या उस पर भड़क जाती है कि यहाँ मैं और मेरे बच्चे ही सेफ नहीं है, कैसे पुलिस वाले हो तुम। फिर आर्या कहती है कि मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर उसे शेफाली किसी तरह से मनाती है कि तुम एक बार गवाही दे दो फिर चली जाना। और हम शेफाली गुप्ता की बातों से समझ जाते हैं कि ये लॉयर कितनी ज्यादा चालाक है, जो आर्या को यहाँ रोकने के लिए उसको ही मैनिपुलेट करने लगती है। तब आर्या पूछती है कि मैं यहाँ पर रुकी हूँ, यह सिर्फ तुम दोनों को पता था, तो मुझ पर गोली किसने चलवाई है। लेकिन एसीपी खान पर इसका कोई भी जवाब नहीं था, और आर्या को लगता है कि ये काम संग्राम करवा सकता है, क्योंकि उसकी जान पहचान काफी दूर तक है। फिर आर्या खान से कहकर अपना ट्रांसफर एक होटल में करवा लेती है, ताकि उसकी फैमिली पुलिस की निगरानी के बीच सेफ रहे। और ये सब लोग एक होटल में रहने चले जाते हैं, जहाँ इनके ऊपर 24 घंटे सिक्योरिटी तैनात थी। यहाँ रूम में आरू आर्या को बताती है कि आप पूरे स्टेट में फेमस हो गए हो, क्योंकि आपकी गवाही की न्यूज सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर चल रही है। और आर्या ये सब बंद करवा देती है। इसके बाद आर्या और वीर बातें करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आरू तो डिप्रेशन में जा चुकी है और वो अपनी दवाइयाँ भी ठीक से नहीं लेती, बस पूरे दिन सिगरेट ही फूकती रहती है। ये जानकर भी आर्या अपनी बच्ची को कुछ कह नहीं पाती। अब जब आरू वॉशरूम में होती है, तब आर्या उसे बार बार बुलाती है, कहीं उसकी बेटी कुछ कर न ले, लेकिन आरू अपनी माँ पर ही चिल्लाकर उन्हें शांत करवा देती है। इसके बाद आरू को वॉशरूम में ही झलकियां आती हैं, जहाँ उसने एक बार अपने हाथ की नस काट कर खुद को मारने की कोशिश की थी, और ये सोचते ही आरू वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद आरू आर्या से कहती है कि अब मैं इंडिया से वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि 1.5 साल से यूं छुपकर जीने से मैं परेशान हो गई हूँ। और फिर आरू कहती है कि अगर आज आपकी गवाही के बाद हम लोग इंडिया से कहीं गए ना, तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनने के बाद आर्या कुछ नहीं कहती और गवाही देने के लिए चली जाती है, जहाँ एसीपी खान पुलिस वालों को बच्चों की सुरक्षा के लिए बोलकर आर्या को साथ ले जाते हैं। अब एक तरफ आर्या कोर्ट जा रही थी और दूसरी तरफ उदय, जोरावर और संग्राम को कोर्ट ले जाया जा रहा था। जिसके बाद सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं और ये केस शुरू होता है, जहाँ शेफाली गुप्ता इन तीनों पर इल्जाम लगाती है कि ये तीनों राजस्थान ड्रग माफिया का एक अहम हिस्सा है, और इसकी गवाही देने के लिए वो आर्या को कटघरे में बुलाती है। अब शेफाली आर्या से पूछती है कि आपने ये पेन ड्राइव एसीपी खान को दी थी, और आर्या कहती है हाँ। तब शेफाली कहती है कि आपकी गवाही से ये साबित होगा कि पेन ड्राइव में इन तीनों के खिलाफ सबूत सच है या झूठ, अब आप बताइए। तभी वहाँ पर हिना आती है, जो प्रेग्नेंट थी, और वो कहती है कि संग्राम और मेरे बच्चे के बारे में सोच लेना प्लीज। और हिना वहाँ पर हंगामा कर देती है कि संग्राम को बचा लो। ये देखकर आर्या सोच में पड़ जाती है कि वो करे तो करे क्या, इसलिए
इसलिए वो हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाती। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में शेफाली गुप्ता आर्या से फिर से वही सवाल पूछती है कि इस पेन ड्राइव में इन्फॉर्मेशन रियल है या फेक, और आर्या कहती है नहीं, इस पेन ड्राइव की इन्फॉर्मेशन झूठी है। ये सुनते ही वहाँ एसीपी खान और शेफाली गुप्ता के होश उड़ जाते हैं और कोर्ट जोरावर, संग्राम और उदय को रिहा कर देती है। अब जब आर्या वहाँ से जा रही होती है तब एसीपी खान आर्या से कहता है कि तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा और ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना सब यहीं पर रह गया। अब तुम यहीं इंडिया में बिना सिक्योरिटी के रहो। साथ ही खान कहता है कि तुम्हारे तो अकाउंट भी फ्रीज है, देखता हूँ तुम अपना खर्चा कैसे चलाती हो। इसके बाद आर्या अपने रूम में आती है जहाँ आरू काफी खुश थी कि अब वो इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, और फिर आर्या वहाँ अपने गहनों को देखने लगती है कि अब इन्हीं को बेचकर अपना काम चलाना होगा। जिसके बाद ये सब होटल के बाहर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ तो माया ही आर्या और बच्चों को लेने आई थी। जिसके बाद ये सब माया के घर रहने चले जाते हैं। इधर अब उदय के घर में उसके बेटे का श्राद्ध चल रहा था। तभी वहाँ रशियन आते हैं जो उससे कहते हैं कि आपके बेटे ने हमें कहा था कि वो हमारे 300 करोड़ का माल वापस कर रहा है, लेकिन वो तो हम तक पहुँचा ही नहीं। और यहाँ पता चलता है कि रशियन के पहुँचने के पहले ही उस जगह पर पुलिस पहुँच गई थी जिन्होंने सारा माल जब्त कर लिया था। फिर वो रशियन, जिसका नाम एंटन होता है, वो माल न पहुँचने के लिए संपत को ही मारने वाला होता है। तब उदय उसे रोकता हुआ कहता है कि आज के दिन खून खराबा मत करो, और एंटन कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, होली के दिन तुम मुझे 300 करोड़ रुपए दोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें न्यूज दिखाते हैं जिसमें सुशीला नाम की पुलिस वाली ने उस 300 करोड़ का माल जब्त करके जला दिया था, और ये न्यूज संग्राम ही देख रहा था। जिसके बाद संग्राम हिना को लेकर अपने नए घर में आता है और हिना कहती है कि अब कोई गलत काम मत करना, क्योंकि इस बार तो आर्या ने बचा लिया, आगे क्या होगा। तभी संग्राम से मिलने रूप नाम की लड़की आती है और वहाँ संग्राम उससे पूछता है कि डील फाइनल हुई या नहीं। यहीं पर यह खुलासा होता है कि सुशीला ने जो 300 करोड़ का माल जलाया था वो तो सिर्फ नकली पाउडर था और असली माल तो सुशीला के पास ही है। अब यहाँ ये भी पता चलता है कि उस माल की पूरी इन्फॉर्मेशन संग्राम ने उसे दी थी और ये पूरा प्लान संग्राम का ही था। वहाँ रूप संग्राम से कहती है कि सुशीला 300 करोड़ के माल के बदले 2 करोड़ रुपए फीस मांग रही है। ये बताकर रूप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद संपत के आदमी संग्राम के पास आते हैं और उसे संपत के पास लेकर चले जाते हैं। इधर हम आर्या को देखते हैं जिसके घाव अभी भी नहीं भरे थे और उसके वीर बैंडेज लगा रहा था। तब आर्या वीर को बताती है कि अब पुलिस वाले हमारी कोई मदद नहीं करने वाले, हमें ही अपना ध्यान रखना होगा। और आर्या कहती है कि अभी के लिए तो मेरे पास मेरी ज्वेलरी पड़ी है, उसे बेचकर कुछ दिन काम चल जाएगा और हम एक घर रेंट पर ले लेंगे। तब वीर कहता है कि बाद में क्या होगा। तो आर्या कहती है कि हमारे पास वो फार्मा कंपनी है, उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम फेक पासपोर्ट बनवा कर कहीं दूर निकल जाएंगे। तब वीर कहता है कि उस कंपनी को बेचने के लिए तो संग्राम मामा के भी साइन लगेंगे। इसके बाद यहाँ अब संग्राम संपत से मिलता है हाउस ऑफ रॉयल्स में, जो कि संग्राम का ही होटल था, और वहाँ संपत कहता है कि माल की भरपाई कौन करेगा। तब संग्राम भोला बनते हुए कहता है कि आर्या ने तो सारा माल लौटा दिया है ना। ये सुनकर संपत उसे बताता है कि रशियन से पहले तो पुलिस वाले माल ले गए और वो भी तेरी टिप के कारण। फिर वो कहता है कि अब तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, 10 दिन के अंदर 300 करोड़ का इंतजाम करके दे, वरना जान से जाएगा। इसके बाद संपत उस होटल के मैनेजर कबीर से कहता है कि जब तक ये 300 करोड़ नहीं दे देता तब तक तो इस होटल की सारी कमाई मुझे देगा, और फिर वो आज के पैसे लेकर चला जाता है। इसके बाद संग्राम सीधा केडिया को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, पर केडिया मना कर देता है कि पहले जाकर आप जोरावर साहब से बात करो। फिर संग्राम सीधा अपने पापा के पास जाता है जो कि बीमार ही पड़े थे। संग्राम कहता है कि मुझे केडिया ने पैसे नहीं दिए। तब जोरावर बताता है कि अब मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आर्या के नाम कर दी है। यह सुनते संग्राम अपने बाप पर भड़क जाता है और कहता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, और वहाँ से चला जाता है। इधर हम आर्या को माया के घर में देखते हैं जहाँ वो दोनों खूब बातें कर रही थी, और वहाँ माया आर्या से पूछती है कि कल संग्राम के जेल से आने की पार्टी में चलोगी ना। और आर्या कहती है हाँ, क्योंकि मुझे फार्मा कंपनी की बात करनी है। यहाँ संग्राम भी अब हिना के पास ही था और वो उसे बताता है कि मुझे पापा ने पैसे नहीं दिए। तब हिना कहती है कि मेरी ज्वेलरी बेच दो और पैसे ले लो, लेकिन संग्राम सोचता है कि इतनी कम ज्वेलरी से इंतजाम नहीं हो पाएगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि मैं हिना से शादी कर रहा हूँ, इसलिए कल तुम पार्टी में दादी का नेकलेस लेके आना जो उन्होंने मेरी बीवी के लिए रखवाया था। इधर माया आर्या से पूछती है कि ये आरू बदली बदली लग रही है। तो आर्या बताती है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और ये बाल बाल बची है। अब अगले दिन पार्टी में सब लोग आते हैं जहाँ संग्राम की माँ उसे पुश्तैनी नेकलेस दे देती है। फिर संग्राम उस नेकलेस को देखते ही रूप को फोन करके कहता है कि सुशीला को बता दे कि एडवांस रेडी हो चुका है, यानी संग्राम ने शादी का नाटक भी उस हार के लिए किया था। इधर अब आर्या जब संग्राम की पार्टी में सबके साथ आ रही थी तब एक बाइक वाला उसे ही देख रहा था और ये आर्या भी नोटिस कर लेती है। जिसके बाद आर्या अंदर जाकर सबसे मिलती है और दोनों भाई बहन बैठकर बातें करने लगते हैं। वहाँ आर्या बातों बातों में पूछती है कि तू मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है क्या। पर संग्राम कहता है कि नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। फिर संग्राम कहता है कि तू बुआ बनने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे का नाम तू ही रखना, और आर्या मान जाती है। अब जैसे ही आर्या फार्मा कंपनी की बात शुरू करती है वहाँ हिना मिलने आ जाती है जो आर्या से संग्राम को जेल से बाहर निकालने के लिए थैंक यू बोलती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बाद जब संग्राम आरू के साथ बैठा था तब आरू कहती है कि मुझे इस होटल में इंटर्नशिप करनी है कैटरिंग की, ताकि मेरा मन लगा रहे, और संग्राम कबीर से कहकर उसे होटल दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद आर्या भी अपनी माँ से मिलती है, लेकिन ये दोनों ज्यादा बातें नहीं करते। फिर हमें उधर उसकी बेटी को दिखाते हैं जो कहती है कि भैया की मौत का बदला आपको लेना ही होगा।
यहाँ अब आर्या के पास केडी आता है और वो बताता है कि आपके पापा ने सारी बिल आपके नाम कर दी है। तब आर्या कहती है कि मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू मेरी फार्मा कंपनी बिकवा दे। तभी वहाँ पर संग्राम आता है और आर्या उससे फार्मा कंपनी की बात करने लगती है। तब संग्राम कहता है कि तू और मैं साथ में इस फैक्ट्री को लीगली चलाते हैं और सारे गलत काम को बंद कर देते हैं। ये सुनकर आर्या कहती है कि ठीक है, अच्छा ये बता फैक्ट्री के कागज कहाँ हैं? और वो बताता है कि शायद उसी फैक्ट्री में। यहाँ आर्या उसे फैक्ट्री को बेचने के बारे में नहीं बताती, कहीं उसका मूड खराब न हो जाए। अब संग्राम माँ हिना को सबके सामने प्रपोज कर देता है और उसे माँ का दिया नेकलेस भी पहनाता है। इसके बाद अब हिना जैसे ही वो नेकलेस लॉकर में रख के जाती है, तभी संग्राम आकर वो नेकलेस चुरा लेता है और हिना उसे ये सब करते हुए देख लेती है। तब संग्राम उसे कहता है कि मैं एक डील करने जा रहा हूँ ताकि आगे हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद अगले दिन हम आर्या को देखते हैं जो अपनी फार्मा कंपनी के बाहर ही खड़ी थी, जिसको खान ने केस के कारण बंद कर रखा था। फिर आर्या पीछे के गेट से उस फैक्ट्री में घुसती है और वहाँ फैक्ट्री के कागज ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे कागज मिल जाते हैं, लेकिन तभी उसे बाहर कोई आवाज आती है और जैसे वो चेक करने जाती है उस पर कोई गोली चला देता है और यह वही आदमी था जो आर्या को उस दिन घूर रहा था। अब वो आर्या पर बार बार हमला करता है और आर्या वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी एकदम से वो आदमी सामने से आ जाता है और आर्या को मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से दौलत आकर उसे ही मार देता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में दौलत आर्या को वहाँ से भेज देता है कि लाश को मैं ठिकाने लगा दूंगा। अब आर्या वहाँ से बिना फैक्ट्री के कागज लिए निकल जाती है। इधर हम जोरावर को देखते हैं जहाँ उसका वकील बताता है कि तेज मर्डर केस में आपकी बेल बढ़ा दी गई है और दौलत की भी, यानी कि दोस्तों तेज का केस अभी भी चल रहा है। अब दौलत जोरावर से बताता है कि आर्या की सिक्योरिटी घर और कार का इंतजाम करवा दिया है और जोरावर कहता है अच्छा किया, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे वो मुझसे बात करे या ना करे। अब हम आर्या को देखते हैं जो अपने नए घर में आती है और वो घर देखते ही केडिया को फोन पे कहती है कि ये घर मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, पर केडिया उसे नहीं बताता कि ये घर तो जोरावर ने आर्या के लिए ही खरीदा है और वो कहता है कि ये घर मेरे जानने वाले का है, इसलिए कम दाम में मिल गया। फिर केडिया बताता है कि आप जो फार्मा कंपनी बेचना चाहते थे ना, उसके लिए मैंने रुंगटा जी से बात की है, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जिसके बाद आप फेक आईडी पासपोर्ट बनवा के जहाँ जाना हो चले जाना। आर्या कहती है कि ठीक है, लेकिन जल्दी करवाना। इसके बाद अब आर्या से मिलने उनकी पुरानी मेड पूनम आती है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और पूनम वहाँ का सारा काम संभाल लेती है। अब बाहर दौलत भी आर्या के पास आता है और फैक्ट्री के कागज और कार की चाबी देकर कहता है कि मैंने 8 सिक्योरिटी गार्ड लगवा दिए हैं, 24 घंटे तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहीं रहेंगे। और आर्या कहती है कि पैसे भिजवा दूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे सर का कोई भी रुपया नहीं चाहिए। तब दौलत बताता है कि जो तुम्हें मारने आया था वो रघु था, मैं पता करवा रहा हूँ कि तुम्हें मारने के लिए किसने भेजा था। और जाते जाते आर्या उसे कहती है कि तुम गलती से भी मेरे बच्चों के सामने मत आ जाना, लेकिन ये सब वीर विंडो से देख रहा था। अब जब आर्या घर में आती है तो वीर अपनी माँ पे गुस्सा करने लगता है कि ये दौलत यहाँ क्यों आया था, और आर्या बताती है कि इसने ही मेरी जान बचाई थी जब मैं फैक्ट्री के कागज लेने गई थी। साथ ही आर्या बताती है कि आरू को पता न चले कि हम यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमें कुछ दिन तक नॉर्मल ही रहना होगा। इधर अब इंस्पेक्टर सुशीला एक बॉडी के पास आती है और यह वही आदमी था जिसे दौलत ने ठिकाने लगाया था। अब यहाँ हम खान को देखते हैं जिसके पास उसके बॉयफ्रेंड अजय का फोन आता है और वो उससे शादी की बात कर रहा था, लेकिन खान बात को टाल देता है। तभी माँ सुशीला आती है और उसे मर्डर के बारे में बताती है। इसके बाद अगले दिन संग्राम बैग लेकर सुशीला से मिलने आता है और वहाँ वो कहता है कि ये ले 1 करोड़ रुपए, ज्वेलरी बेचकर इतना ही मिला, बाकी के 1 करोड़ रुपए काम होने के बाद मिलेंगे। लेकिन सुशीला डील को मना करके चली जाती है कि जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा तुझे 300 करोड़ का माल भी नहीं मिलेगा। इधर जब आरू वीर के साथ होती है तो इमोशनल होते हुए बताती है कि मैं एक चीज से डरती हूँ कि जिस किसी से भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे छिन जाता है, इसी कारण से अब मैं ऐसी हो गई हूँ और मुझ पर कोई भरोसा भी नहीं करता। और ये सब आर्या भी सुन रही थी। तब सीन चेंज होता है और हम आदि को स्कूल में देखते हैं जहाँ टीचर कह रही थी कि सब बच्चे अपने पास बैठे बच्चे को अपने सीक्रेट बताओ और फिर दोस्ती हो जाएगी। तब आदि के पास बैठा आरव नाम का बच्चा बताता है कि एक बार कार एक्सीडेंट में मेरी माँ मर गई। तब आदि भी उसे बताता है कि एक आदमी ने मेरे पापा को जान से मार दिया। और ये सुनकर टीचर वहाँ आती है और कहती है कि अब तुम दोनों फ्रेंड्स बन गए हो। अब घर में जब संग्राम और हिना बैठे होते हैं तभी वहाँ संपत घुसाता है और वह हिना के पेट पे बंदूक लगाकर कहता है कि याद दिलाने आया हूँ कि 10 दिन पूरे होने वाले हैं, 300 करोड़ रुपए तैयार रखियो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर आर्या अब आदि को स्कूल लेने आती है तो वहाँ वो आदि को आरव के साथ पाती है जहाँ आरव के पापा अर्जुन भी उनके साथ थे और वहाँ इन सबकी जान पहचान हो जाती है। अब जैसे ही आर्या आदि को लेकर स्कूल से बाहर जा रही होती है वहाँ उसे सिकंदर की बहन रोक लेती है और आर्या से कहती है कि मेरे पापा कुछ बात करना चाहते हैं, जाओ उनसे मिल लो, तब तक यहाँ आदि मेरे बच्चों के साथ ही रहेगा। अब कार में उदय आर्या को कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। यह कहकर वो आर्या को वहाँ से जाने देता है। इसके बाद घर में कोई आर्या के लिए बुके भेजता है जिसमें एंटन नाम लिखा था और साथ में एक फोन भी था। यह देखकर आर्या समझ जाती है कि ये रशियन आर्या तक भी पहुंच चुके हैं। तभी आर्या पर केडी का फोन आता है और वो कहता है कि रुंगटा आपकी फैक्ट्री खरीदने के लिए मान गया है, आप बस संग्राम से बात करके साइन करवा लीजिए। आर्या भी कहती है कि तुम पासपोर्ट का इंतजाम करके रखो
हमें यहाँ से जल्द निकलना है। अब इसके बाद आर्या फैक्ट्री की बात करने संग्राम के ही होटल जाती है, जहाँ आरू बारटेंडर का ही काम कर रही थी और आर्या उसे मैनेजर कबीर के नाम से छेड़ने लगती है। तभी वहाँ आर्या से अर्जुन टकराता है और दोनों बातें करते हैं, जिसके बाद वहाँ संग्राम आ जाता है। अब आर्या संग्राम से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम उस फार्मा कंपनी को चला पाएंगे, क्योंकि वो एसीपी खान हमारी फैक्ट्री खुलने नहीं देगा, इसलिए मैं उस फैक्ट्री को बेच रही हूँ और हम दोनों 50-50% बांट लेंगे। फिर आर्या कहती है कि वो 3 करोड़ रुपए एडवांस लेकर कल आ रहा है, इसलिए कल सुबह 10 बजे टाइम से आ जाइयो और साइन करके अपने 1.5 करोड़ रुपए ले लियो, बाकी की डील मैं देख लूंगी। पैसे की बात सुनकर संग्राम ना चाहते हुए भी मान जाता है। अब रात के समय आर्या घर में वीर और आदि को बताती है कि हमारी कंपनी बिकने वाली है और हम जल्द ही यहाँ से निकल लेंगे, और ये सब यहाँ पर खुशी मनाने लगते हैं। इधर हम संग्राम को देखते हैं, जिसके पास कुछ आदमी आते हैं और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में आर्या सुबह संग्राम को कॉल लगा रही होती है, ये याद दिलाने के लिए कि टाइम से पहुंच जाइए, पर संग्राम तो कॉल ही नहीं उठाता। इसके बाद अब आर्या आदि को रेडी करके स्कूल भेज देती है। तभी उस पे आरू का कॉल आता है, जो अपने मैनेजर के साथ मेकआउट कर रही थी। वहाँ वो आर्या को याद दिलाती है कि आज तो आदि का बर्थडे है, और आर्या जल्दी से जाकर आदि को हैप्पी बर्थडे कहती है। साथ ही वो शाम को साथ में केक बनाने का प्रॉमिस भी करती है। यहाँ आप संग्राम को जिसने उठाया था उसका नाम गोपी होता है, और संग्राम उससे कहता है कि यहाँ क्यों लाया है, तो गोपी कहता है रुक, कुछ अच्छा होने वाला है। तभी थोड़ा आगे चलते ही संग्राम उन सबको धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे वो लोग लग जाते हैं। इधर ही ना बार बार संग्राम को कॉल कर रही थी, और इस साइड अब रुंगटा जी अब डील के लिए आ गए थे, और आर्या भी बार बार संग्राम को कॉल लगा रही थी। पर जब संग्राम फोन नहीं उठाता तो रुंगटा जी वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। ये देखकर आर्या को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी डील होते होते रह गई। इधर संग्राम अपनी जान बचाता हुआ भागता फिर रहा था, लेकिन तभी गोपी को संग्राम दिखता है और वो उसके पैर में गोली मार देता है, जिसके बाद संग्राम भागता हुआ सामने वाली बिल्डिंग में छुप जाता है। यहाँ हीना की अब प्रेगनेंसी में हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, और इस साइड एसीपी खान लॉयड शिफाली से मिलकर बताता है कि आर्या और संग्राम फैक्ट्री के लिए दोबारा मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि वो ये फैक्ट्री खोलने वाले हैं। तब एसीपी खान कहता है कि हम इसमें माया की हेल्प लेंगे और वो केडी से जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी। लेकिन शेफाली कहती है कि वो भले ही पैसों के लिए मॉडलिंग कर रही है, पर वो आर्या को धोखा नहीं देगी किसी भी हाल में। इधर हम माया को देखते हैं, जो पेंटिंग करने वाले बच्चों के लिए नेकेड मॉडल बनने का काम करती है, और जैसे ही वो काम से बाहर आती है खान उसे रोक लेता है और फिर उसके पर्स में कोकेन डालकर उसे फंसाने की धमकी देने लगता है। यहाँ अब हिना के पास आर्या आती है और संग्राम के बारे में पूछती है, पर हिना कहती है कि मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। तब हिना आर्या को बताती है कि कल वो संपत यहाँ पर आया था और उसने मेरे बच्चे पर बंदूक तान दी थी। तभी बातों बातों में हिना की डिलीवरी का समय आ जाता है। इधर खान माया को धमकाकर उसके कपड़ों में रिकॉर्डर लगा देता है और फिर उसे केडिया के पास जाकर बातें गुलवाने के लिए कहता है। अब जब माया केडिया से मिलती है तो केडिया उसे काफी अच्छे से बात करता है। तब माया उससे पूछती है कि आर्या फैक्ट्री चालू कर रही है क्या, लेकिन तभी माया पर आर्या का फोन आ जाता है, जो उसे बताते हैं कि हिना की डिलीवरी होने वाली है, तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। फिर जैसे माया फोन रखती है केडी उसे सच बताने लगता है, लेकिन तभी माया इशारों से उसे रोक लेती है और अपनी वायर दिखाती है। तब केडी बात घुमाते हुए कहता है कि आजकल आर्या मैम के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, हम सबको देख लेंगे, और अगर आपको कोई परेशान करे तो हमें बता देना, उन्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद माया एसीपी खान के पास आती है और उसे उसका रिकॉर्डर देकर वहाँ से सीधा हॉस्पिटल निकल जाती है, और खान भी कुछ नहीं कर पाता। तभी सुशीला के फोन पर रघु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और खान देखता है कि बॉडी पर तो केमिकल लगा मिला है, जो सिर्फ फार्मा फैक्ट्री में ही यूज होता है, और वो आर्या की फैक्ट्री की तलाशी लेने का ऑर्डर दे देता है। इधर अब हिना प्रेगनेंसी के पेन के कारण बहकी बहकी बातें करने लगी थी कि आर्या तो संग्राम को मरवा देगी, और इस साइड हम उन लोगों को देखते हैं जो हर तरफ संग्राम को ढूंढ रहे थे। यहाँ आर्या के घर में अब अर्जुन आरव को लेने आता है। तब बातों बातों में आदि बताता है कि मम्मा अभी तक नहीं आई और हमें साथ में केक बनाना था। तब अर्जुन आदि और आरव के साथ मिलकर केक बनाने का प्लान करता है। इधर हिना बार बार संग्राम को बुला रही थी और वो आर्या से कहती है कि तूने ही संग्राम को गायब किया होगा, और आर्या सोचने लगती है कि ऐसा क्यों कह रही है। इधर अब गोपी को संग्राम मिल जाता है। तब वो अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि मुझे मारने के लिए तुझे कितने पैसे मिले हैं। वो बताता है 5 लाख। तब संग्राम कहता है कि मैं तुझे 12 लाख दूंगा, मुझे छोड़ दे। इसके बाद संग्राम सीधा गोपी से अपना फोन लेकर केडिया को फोन लगाता है। तभी केडिया संग्राम को बताता है कि आप जल्दी से हिना के पास जाइए, क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली है। पर संग्राम कहता है कि मुझे अभी 12 लाख रुपए चाहिए, मेरा आदमी तुझसे बस स्टॉप पे पैसे ले लेगा। फिर गोपी संग्राम को कुछ खाने के लिए देता है और वहाँ संग्राम पूछता है कि मुझे मारने के लिए किसने भेजा था ये बता दे। फिर वो लाइन से उदय, संपत और आर्या सबके नाम लेने लगता है, पर गोपी उसे कुछ भी नहीं बताता। इधर अब हिना की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाते हैं। यहाँ गोपी संग्राम के पास आता है और कहता है कि मेरे आदमी को अभी तक पैसे नहीं मिले, और फिर वो जैसे संग्राम को मारने वाला होता है तभी गोपी के साथी का फोन आता है कि पैसे मिल गए हैं। यहाँ हिना को देखते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में दर्द के मारे आर्या को सब कुछ बताने लगती है कि मैंने ही तेरी उस सेफ जगह का एड्रेस निकलवा कर संग्राम को दिया था जब तू गवाही देने के लिए इंडिया आई थी, और संग्राम ने उस समय तुझ पर अटैक करवाया था। ये जानकर आर्या के होश उड़ जाते हैं और हिना उससे माफी मांगने लगती है। यहाँ संग्राम गोपी से अपना फोन लेकर आर्या को फोन लगाता है
कि हीना कैसी है। तो आर्या बताती है कि तेरा बेटा हुआ है। अब संग्राम कहता है कि मैं आ रहा हूँ अपने बेटे के पास, और जैसे ही वो फोन रखता है तभी गोपी उसे गोलियों से छल्ली कर देता है। यहीं पर संग्राम मारा जाता है और फिर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में आर्या बार बार संग्राम को कॉल ही लगा रही होती है, लेकिन संग्राम फोन ही नहीं उठा रहा था। तब आर्या कीडिया से पूछती है कि संग्राम का फोन आया था क्या। तो वो कहता है कि बस वही लास्ट कॉल आया था जिसमें वो पैसे मांग रहा था, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। फिर आर्या कहती है कि संग्राम अपने ही घर पर छुपा होगा, ऐसा करो तुम उसके घर फैक्ट्री के पेपर्स लेकर आ जाओ, वहीं जाकर उससे साइन करवा लेते हैं। अब बाहर दौलत भी आर्या को बताता है कि संग्राम का कहीं कुछ भी पता नहीं लग रहा, इसलिए हम तुम्हारी भी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। और वहाँ दौलत गोपी को लेकर आता है जिसने पिछले एपिसोड में संग्राम को मारा था। दौलत कहता है कि ये मेरा सबसे खास आदमी है और ये भी अब आपकी सिक्योरिटी के लिए यहीं रहेगा, यानी हो सकता है कि दौलत ने ही संग्राम को मरवाया हो। अब आदि ऊपर से आर्या के पास दौलत को देख लेता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उदय और आर्या की माँ साथ में बैठे होते हैं, जहाँ आर्या की माँ कहती है कि मेरा संग्राम कहाँ है, उसे जाने दो। लेकिन उदय कहता है कि मैंने संग्राम को नहीं उठाया, और ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तब आर्या की माँ कहती है कि एक सच तुम आज तक नहीं जानते हो जो मैंने तुमसे छुपाया था। तभी एकदम से सीन चेंज होता है, यानी वो सच हमें आगे पता चलेगा। और अब हमें संपत को दिखाते हैं जो संग्राम के होटल में पैसे लेने आया था, लेकिन वो देखता है कि आज का कलेक्शन तो बहुत कम है, और फिर वो कहता है कि संग्राम से कह दियो कि आज से प्रॉपर्टी मेरी हुई और अब मैं जो माल कहूंगा वही बिकेगा। तब संपत अपनी जेब से ड्रग्स की गोलियां निकालकर कबीर को देता है कि अब से यही गोलियां बिकेंगी यहाँ पर, और कबीर चुपचाप ड्रॉर में वो रख लेता है, जिसको एक कोने से आरू देख रही थी। इधर आर्या हीना के पास आती है और संग्राम को पूरे घर में ढूंढने लगती है कि वो गया कहाँ, और हीना को तो कुछ भी पता ही नहीं था। यहाँ हम सुशीला को देखते हैं जो संग्राम के जेल वाले साथी पाना से ही बात कर रही थी कि तेरा साथी संग्राम 300 करोड़ की माल के बदले बस 1 करोड़ दे रहा है। तब पाना कहता है कि माल कौन सा आपका है, 1 करोड़ मिल रहे हैं, चुपचाप रख लो। यहाँ हमें पता चलता है कि रूप पाना की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो संग्राम और इसकी डील करवा रही थी। पाना की बात सुनकर सुशीला डील के लिए मान जाती है। इधर संग्राम के घर में अब आर्या के पास कीडिया भी आ जाता है जो बताता है कि वो कभी 2 करोड़ रुपए मांग रहा था तो कभी 12 लाख रुपए, पता नहीं वो ऐसा क्या कर रहा था। साथ ही वो ये भी बताता है कि हाउस ऑफ रॉयल्स का सारा कलेक्शन आजकल संपत्ति ही ले रहा है, और ये सब वहाँ खड़ा दौलत भी सुन रहा था। आगे केडिया कहता है कि हो सकता है कि संग्राम के गायब होने के पीछे संपत का हाथ हो। तब आर्या कहती है कि ये शिकावत अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है, यानी अब संग्राम नहीं बचने वाला। और पीछे खड़ी हीना आर्या की बात सुन लेती है। तब हीना वहाँ पर शराब के नशे में आर्या से ही लड़ने लगती है कि तूने ही अपने भाई को मरवाया है, और काफी तमाशा कर देती है, जिसको उसी समय उसकी मेट संभाल रही थी और आर्या भी उसके साथ में खड़ी थी। तभी आर्या को फोन की रिंगटोन सुनाई देती है और उसे संग्राम के कोर्ट में उसका दूसरा फोन मिलता है जिस पर रूप का ही फोन आ रहा था। तब रूप कहती है कि संग्राम से बात कराइए, अर्जेंट है। और आर्या कहती है कि मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, मुझे बताओ क्या काम है। फिर रूप आर्या को बताती है कि आप संग्राम से कह देना कि उसका माल तैयार है, क्योंकि सुशीला 1 करोड़ में मान गई है। और ये कहकर वो फोन काट देती है। तब आर्या रूप के नंबर से उसकी लोकेशन जान लेती है और वहाँ जाने लगती है। उसी समय केडिया आर्या को बताता है कि एक और प्रॉब्लम आ गई है, एसीबी खान के कारण इस समय हम फेक आईडी और पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। ये सुनकर आर्या दौलत के साथ रूप के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर आदि घर के बाहर गोपी के पास आता है और बंदूक की बातें करने लगता है। तब गोपी भी उसे बंदूक चलाना सिखाता है। यहाँ आर्या रूप के पास पहुंच जाती है जहाँ रूप नौकरी करती थी, और वो आर्या को नीचे बेसमेंट में ले जाकर माल दिखाती है जो कठपुतली के साथ रखा हुआ था, जिसको देखकर आर्या के होश उड़ जाते हैं। ये 300 करोड़ का माल तो मैंने वापस कर दिया था, तो यहाँ ये कैसे आया। तब रूप उसे पूरा संग्राम का प्लान बताती है कि कैसे उसने सबको पागल बनाया, और रूप कहती है कि अब आप इसे अपने साथ ले जाइए वरना मैं फंस जाऊंगी। लेकिन आर्या माल को अपने साथ नहीं ले जाती। ये देखकर रूप टेंशन में आ जाती है कि अब उसका क्या होगा। इधर हम खान को देखते हैं जिसके पास संग्राम की बॉडी की फोटो आती है, और फिर वो सीधा हीना को बता देता है कि संग्राम मर चुका है। यह जानते ही हीना रोने लगती है, और वहाँ हीना के साथ माया ही बैठी थी। इसके बाद माया आर्या को फोन करके बताती है कि संग्राम मर चुका है, और आर्या सुनते ही रोने लगती है। अब ये बात सबको पता चल जाती है और हर कोई संग्राम की मौत के बाद रो रहा था। फिर आर्या दौलत को बताती है कि उस शेखावत ने संग्राम को मार दिया है। तब वो वापस रूप के पास आती है और वो सारा माल लेकर दौलत से अपनी कार में रखवा देती है। इसके बाद हम एसीपी खान को हीना के पास देखते हैं, जो उन्हें कहती है कि आर्या को मैंने बताया था कि संग्राम ने उस पर हमला करवाया था, इसलिए उसने संग्राम को मरवा दिया। ये सुनते ही खान कहता है कि इस केस में आपको गवाही देनी होगी, और हीना कहती है कि आर्या के खिलाफ मैं गवाही देने को तैयार हूँ। फिर खान इस केस के सिलसिले में इंक्वायरी करने निकल जाता है। इधर हम जोरावर को देखते हैं जिसके पास केडिया आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि संग्राम को संपत या शेखावत में से किसी ने मारा है। ये सुनकर जोरावर कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी और पैसे के बारे में तुम्हें जानते हो, और मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा पैसा आर्या की सेफ्टी में लगा दो, क्योंकि आर्या पर एक भी आंच नहीं आनी चाहिए, और अगर कोई खतरा आर्या के पास नजर आया तो उसे रास्ते से हटवा देना। यहाँ जेल में अब पाना से मिलने रूप आती है और ये दोनों यहाँ मेकआउट करते हैं। इधर अब केडिया के घर में संपत घुस आता है और जोरावर के अकाउंट की सारी डिटेल्स मांगने लगता है, और अपने आदमियों से तलाशी लेने के लिए कहता है कि जोरावर के फॉरेन अकाउंट के सारे कागज यहीं मिलेंगे।
जब वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो संपत केडिया को ही उठाकर अपने साथ ले जा लेता है। अब यह मेकआउट करने के बाद पाना रूप को बताता है कि संग्राम तो मर चुका है, अब वो सारा माल अपना होगा। लेकिन रूप बताती है कि वो माल तो आर्या दीदी ले गई। यह सुनते ही पाना का दिमाग घूम जाता है कि तेरे से एक काम भी नहीं हो पाया, और वो रूप का गला दबाने लगता है। तब वहाँ पर सुशीला आकर उसे छुड़ाती है और पाना उसे बताता है कि रूप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसने सारा माल आर्या को दे दिया। ये सुनकर सुशीला भी टेंशन में आ जाती है। यहाँ होटल में आरू उदास बैठी थी। तब कबीर कहता है कि तुम उदास ना हो, लेकिन आरू कहती है कि मैं चाहकर भी इस गम से दूर नहीं जा पा रही हूँ, और वो कबीर से वो पिल्स मांगने लगती है जो संपत ने दी थी। पहले तो कबीर मना करता है, लेकिन वो आरू की ऐसी हालत देखकर उसे वो गोली दे देता है, जिसको आरू खा लेती है। इधर आर्या के पास रूप आती है और बताती है कि यह सारा माल संग्राम, इंस्पेक्टर सुशीला और पाना मिलकर बेचने वाले थे, और अब जैसे ही आप माल लेकर गए मेरी जान भी खतरे में आ गई, क्योंकि ये सुशीला मुझे मार न दे। ये कहकर वो आर्या से कहती है कि अब आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। तब आर्या रूप की ऐसी हालत देखकर दौलत को फोन कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए रूप पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और रूप भी ये कहकर चली जाती है कि मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। तभी वहाँ वीर आता है और वो आर्या से कहता है कि आरू संग्राम की खबर सुनने के बाद फोन ही नहीं उठा रही है, और आर्या दौलत को कहती है कि अभी माल मेरी कार में ही रहने दो और जाकर पहले आरू को ढूंढो। और ये वीर भी सुन लेता है कि वो माल तो आर्या की कार में ही है। तो वीर पूछता है कि आपके पास ये माल कैसे आया। तो आर्या बताती है कि इस माल ने मेरे सारे अपनों की जान ले ली, लेकिन अब यही माल हम सबको बचा सकता है, क्योंकि आर्या ने कुछ सोचा था। इधर होटल में अब दौलत पहुंच जाता है, जहां उसे आरू डांस करती हुई नजर आती है, और वह बार बार कबीर से चिपक रही थी। ये देखकर दौलत चुपचाप कबीर को एक कोने में ले जाता है और बंदूक तान कर कहता है कि आरू ऐसे झूम क्यों रही है। तब वो बताता है कि इसने संपत की दी हुई नशे की गोली खाई है। तभी वहाँ पर आरू आ जाती है, जो दौलत पर ही भड़कने लगती है कि अब इसे भी मार दे, मेरे बाप को तो पहले ही मार चुका है। और दौलत वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ घर में आर्या उस रशियन के फोन से उसे मैसेज कर देती है कि एंटोन तेरा माल मेरे पास है, और रिप्लाई भी आता है कि हम जल्द ही ले लेंगे। तभी आर्या के घर में एसीपी खान रेड मारने आ जाता है, जहाँ वीर पहले उन्हें गेट पर चिल्लाते हुए रोकता है। उसी समय आर्या पुलिस का नाम सुनते ही उस रशियन के फोन को तोड़कर फ्लश कर देती है, क्योंकि उससे आर्या फंस सकती थी। अब खान आर्या को उसके घर से जबरदस्ती अपने साथ अरेस्ट करके ले जाता है, और वीर और आदि चिल्लाते ही रह जाते हैं। तभी वीर की नजर आर्या के कार में रखे उन 3 बैग्स पर पड़ती है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में अब आर्या को एसीपी खान अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है, और उसके घर में पुलिस वाले तलाशी ले रहे होते हैं कि कहीं संग्राम से रिलेटेड सुराग मिल जाए, जिसको देखकर वीर को टेंशन होने लगती है कि कहीं इनके हाथ माल न लग जाए। इधर हम आरू को देखते हैं, जो कबीर के पास ही थी, और दौलत के डर से कबीर काफी ज्यादा उदास था। तब कबीर आरू से कहता है कि अब तुम ये जॉब छोड़ दो, और उसे पैसे देकर जाने के लिए कह देता है। यह देखकर आरू कबीर पर ही भड़क जाती है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, और कबीर मना कर देता है कि मुझे इस जॉब की जरूरत है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये सुनकर आरू वहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसी होटल के रूम में बैठकर खूब रोती है और अपनी माँ के पास फोन लगाती है। लेकिन आर्या तो पुलिस के पास थी, इसलिए उसका फोन नहीं लगता। अब इधर एसीपी खान आर्या को एक इंटेरोगेशन चैम्बर में ले आते हैं, जहाँ आर्या कहती है कि बस मुझे एक बार आरू से बात करा दो, क्योंकि वो तो घर पर भी नहीं थी। यहाँ हम आरू को देखते हैं, जो रोते हुए पूरी बोतल शराब पी रही होती है। तभी उस होटल में संपत और दौलत आपस में भिड़ जाते हैं, और दौलत संपत से कहता है कि तू यहाँ ड्रग्स क्यों बेच रहा है। लेकिन संपत बिना कुछ कहे दौलत को होटल में देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर दौलत पे भी उसके आदमी का फोन आता है कि आर्या को एसीपी खान उठा ले गया है। ये सुनकर वो भी वहाँ से जाने लगता है और कबीर से पूछता है कि आरू कहाँ है। कबीर कहता है कि शायद वो भी चली गई है। फिर दौलत भी वहाँ से निकल जाता है। इधर एसीपी खान और वो शेफाली गुप्ता इंटरोगेशन रूम के बाहर ही बैठे थे, जहाँ शेफाली कहती है कि इससे हमें 24 घंटे के अंदर सच्चाई उगलवानी है, वरना इसका वकील परसों मंडे को कोर्ट खुलते ही इसकी बेल करवा देगा। इसके बाद खान आर्या के पास आता है और बताता है कि संग्राम की लाश जंगल में मिली थी और तुमने उसे मरवाया है ना, अब ये बताओ क्यों मरवाया। लेकिन आर्या कहती है कि मैं अपने भाई को नहीं मरवा सकती, और ये दोनों बहस करने लगते हैं। तब खान बताता है कि कल तो संडे है, यानी मंडे तक तुम्हारा वकील तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए अच्छा यही होगा कि हमें सच बता दो। लेकिन आर्या कहती है जो करना है कर लो। यहाँ बारू उस रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि होटल से तो सब जा चुके हैं। तब आरू को कबीर की बातें दोबारा याद आती हैं और वो जाकर सीधा उन ड्रग्स की गोलियों को खा लेती है। इधर घर में आदि अर्जुन को फोन करके बता देता है कि उसकी माँ को पुलिस ले गई, इसलिए वो बच्चों को देखने के लिए आदि के पास आ जाता है। तब अर्जुन पूछता है कि यहाँ पुलिस क्या ढूंढ रही है, और वीर झूठ कहता है कि इनकम टैक्स रेड है और कुछ नहीं। फिर अर्जुन पुलिस से कहता है कि जब तक आप यहाँ की जाँच कर रहे हैं तो आज रात बच्चे परेशान ना हो, इसलिए मैं इनको अपने साथ ले जाऊँ क्या। और वीर भी कहता है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। तब पुलिस वाले उन्हें जाने देते हैं। उसी समय वीर कहता है कि अंकल हम बाइक से नहीं मम्मी की कार से चलते हैं, तीनों इसमें आ भी जाएंगे, क्योंकि वीर को डर था कि ये पुलिस वाले इस कार में भी हाथ जरूर मारेंगे। अब जैसे ही अर्जुन कार को लेकर जा रहा होता है, तभी एक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप तो बाइक से आए थे तो कार लेकर क्यों जा रहे हैं। इस पर अर्जुन गुस्से में कहता है तो एक बाइक पर 3 जने ले जाऊं चलेगा क्या। ये सुनकर पुलिस वाला कार की तलाशी लेने के लिए कहता है, और ये सुनते ही वीर के होश उड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। अब वीर उन्हें तलाशी कराने के लिए कार से उतरता है
और बैग खोलकर दिखाता है कि उसमें तो कठपुतलियां हैं, क्योंकि माल तो उसके नीचे दबा था। और वीर कहता है कि मेरे छोटे भाई आदि के प्रोजेक्ट के लिए मम्मी ये कठपुतलियां लाई थी। यह देखकर पुलिस वाला उन्हें जाने देता है। इधर अब आर्या बार बार उस रूम में घूम रही थी, क्योंकि उसे आरू की चिंता थी और यहाँ आरू नशे में झूम रही थी। अब सुबह होते ही सबसे पहले उस होटल में संपत आ जाता है कि दौलत के आने से पहले इस होटल का कलेक्शन ले लेता हूँ। और जैसे ही वो होटल में घुसता है तो देखता है कि आरू तो बेहोश पड़ी है और उसके आसपास उसकी दी हुई गोलियां थी। तब संपत कहता है कि आरू मर गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और वो उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। इधर इंक्वायरी रूम में अब इसी भी खान वहाँ पर नहीं होता और शेफाली वहाँ सुशीला से कहती है कि आर्या ऐसे नहीं बोलने वाली, इसे तो मैं ठीक करती हूँ। जिसके बाद वहाँ की रिकॉर्डिंग बंद करके आर्या को ये लोग बांध देते हैं। तभी वहाँ पर खान आता है और कहता है कि मैडम ये इलीगल है, ऐसे तो हम फंस जाएंगे। लेकिन वो शेफाली तो हरामी थी जो कहती है कि सच तो मैं किसी भी हाल में इसको गुलवा लूंगी। तब खान कहता है कि पहले मैं ट्राई करता हूँ, और वो अंदर जाता है और आर्या उसे कहती है कि प्लीज मुझे घर जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन खान कहता है कि हिना को तो यही लगता है कि तुमने इस संग्राम को मारा है उस फैक्ट्री को अपने नाम करने के लिए, और वह पूछने लगता है कि आखिर तुमने अपने बाप से हाथ मिला ही लिया ना, इस आलीशान घर और सिक्योरिटी के बीच रहने के लिए। और इन दोनों में बहस होने लगती है और खान बाहर आ जाता है। तभी शेफाली को एक न्यूज दिखती है और वो कहती है कि अब देखो मैं आर्या का क्या करती हूँ। और वो अंदर जाकर आर्या को बताती है कि तुम्हारी आरू ड्रग्स के ओवरडोज के कारण हॉस्पिटल में है, और वो आरू की हॉस्पिटल की फोटो उसे दिखाती है। यह देखते ही आर्या तड़पने लगती है कि मुझे मेरी बच्ची के पास जाने दो। और शेफाली कहती है कि तुम कन्फेस कर लो कि तुमने ही अपने भाई को मरवाया है, हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन आर्या मना करती है, जिस पर शेफाली कहती है कि फिर तो मैं तेरी बच्ची को जिंदा नहीं रहने दूंगी। ये सुनते ही आर्या के दिमाग घूम जाता है और वो अपने दोनों पैरों से शेफाली का गला पकड़ लेती है। और अब शेफाली को छुड़ाने के लिए सारी पुलिस वालों को आना पड़ता है। ये सीन देखकर समझ आता है कि बच्चों के नाम पर आर्या किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। और ये देखकर इंस्पेक्टर सुशीला को भी काफी अच्छा लगता है कि इस शेफाली को आर्या ने अच्छा सबक सिखाया। अब बाहर आकर शेफाली कहती है कि इस आर्या के खिलाफ नकली एविडेंस बनाओ, इसे तो अब मैं जेल में सड़ाऊंगी। इसके बाद अब आरू को देखने खान जाता है और वहाँ उसे डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्ची मरते मरते बची है, लेकिन इसके घर से अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं आया। ये जानकर खान वीर को फोन करके आरू के बारे में बता देता है कि जल्दी से DSS हॉस्पिटल आ जाओ। यहाँ अब आर्या आरू के पास जाने के लिए कहती है कि खान मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ तो खान होता ही नहीं। तब सुशीला खान को फोन करके बताती है कि आर्या सब कुछ कन्फेस करने को तैयार है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। और खान कहता है कि मेरे बिना कन्फेशन होने मत देना। जिसके बाद सुशीला को आर्या पर दया आती है और वो कुछ सोचकर सीधा उस हेडक्वार्टर की बिजली ही उड़ा देती है। और फिर वो अपने साथी को लाइट सही करने का बोलकर चुपके से आर्या के पास जाकर बताती है कि मेरा नाम सुशीला है और तुम्हारी बेटी अब सेफ है, इसलिए उस माल वगैरह के बारे में कुछ कन्फेस मत करना। अब जैसे ही लाइट आती है तो सुशीला भी कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन गेट पर ही उसे खान मिल जाता है जो उससे कहता है कि आर्या के पास क्या कर रही थी। और वो कहती है लाइट जाने के बाद चेक कर रही थी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब खान आर्या की रस्सी खोलता है और बड़े आराम से पूछता है कि तुमने संग्राम को क्यों मारा। अब आर्या उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि खान ये जो रस्सी तुमने बांधी थी ना, अगली बार इसे थोड़ा टाइट बांधना। यह सुनकर खान गुस्से में तिलमिला जाता है पर कुछ कर नहीं पाता। अब बाहर आकर खान कुछ सोचता है और एक पुलिस वाले को फोन करके पूछता है कि वो रघु केस में कुछ मिला, और वो बताती है कि उसकी बॉडी पर जो केमिकल लगा था ना वो आर्या की फैक्ट्री का ही था। जिसके बाद खान आर्या के घर की छानबीन के लिए निकल जाता है। इधर हम आरू को देखते हैं जिसके पास वीर बैठा था और आरू को भी होश आ जाता है और वो वीर से माफी मांगने लगती है कि मैंने गलत किया है। यहाँ आर्या के घर में खान सीधा उसके शूज वाले रैक के पास जाकर सारे शूज को चेकिंग के लिए लैब भिजवा देता है ताकि ये पता चल सके कि आर्या उस फैक्ट्री में गई थी या नहीं। अब थोड़ी देर बाद अर्जुन आदि और वीर को उनकी कार के साथ उनके घर ले आता है और यहाँ दौलत वीर को बताता है कि आर्या को वकील जल्दी बाहर निकालेगा। और वीर कहता है कि वो माल तो अभी भी गाड़ी में ही है, कल तो मैंने किसी तरह से बचा लिया। तब ये बातें अर्जुन जाते जाते सुन लेता है और वो जाकर सीधा उन बैग को खोलकर चेक करता है तो पता चलता है कि कठपुतलियों के साथ कोकेन रखा हुआ है। और उसके होश उड़ जाते हैं कि वीर ने मुझसे कोकेन से भरी गाड़ी मेरे घर रखवाई, और वो वीर पर भड़क जाता है। उसी समय आदि वहाँ गन लेकर आता है और दौलत पर तान देता है कि इसने मेरे पापा को मारा था, आज मैं इसे मार दूंगा। तब वीर उसे चुप कराकर बंदूक ले लेता है और ये सब अर्जुन देख रहा था कि इनकी फैमिली में ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद खान के पास पुलिस वाली रिपोर्ट लेकर आती है कि आर्या के जूतों पर जो केमिकल मिला है ना वही रघु की बॉडी पर मिला था। और ये जानकर खान सीधा आर्या के पास आता है जिसे अभी भी वैसे ही बांधा हुआ था। तब आर्या कहती है कि आज तो मंडे है, कुछ ही देर में मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और खान उसे रघु की फोटो दिखाते हुए कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि तुमने इसे मारा है। जिसे देखकर आर्या हंसने लगती है। तब खान कहता है कि हमें रघु के मर्डर में तुमसे जुड़े सबूत मिल चुके हैं, यानी अब तुम्हारा जेल में सड़ना पक्का है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और आर्या टेंशन में आ जाती है। इसके बाद कोर्ट में शेफाली इसी केस को लड़ रही होती है कि आर्या का रघु के मर्डर में पूरा हाथ है, इसलिए हमें कुछ दिन के लिए आर्या की रिमांड दी जाए ताकि सच सबके सामने आए। पर आर्या के वकील कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है
और हम देखते हैं कि सुशीला कोर्ट में आकर एक आदमी के जरिए कुछ कागज आर्या की वकील मिस मल्लिका तक पहुंचा देती है और मिस मल्लिका उन कागज को पढ़ के जज साहब को कागज देते हुए बताती है कि ये तो एक कन्फेशन स्टेटमेंट है जिसमें अभी 2 घंटे पहले दौलत नाम के आदमी ने रघु मर्डर केस में खुद को सरेंडर कर दिया है। और मिस मल्लिका ये प्रूफ भी कर देती है कि शेफाली और रेसिपी खान को ये बात पहले से ही पता चल गई थी। ये बात जानकर जज सीधा शेफाली को इन्फॉर्मेशन छुपाने के जुर्म में उस पर इंक्वायरी बिठाकर ड्रग्स कार्टेल के केस से हटा देती है। साथ ही एसीपी खान पर भी इंक्वायरी बैठ जाती है, जिसके बाद आर्या बाइज्जत बरी होकर खान से मिलती है और खान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि दौलत ने अपने सर पर ये इल्जाम ले लिया है। तब आर्या खान को खूब सुनाती है कि इस केस को जीतने के लिए तुम किस हद तक चले गए हो। और फिर आर्या सीधा वीर को फोन लगाती है जो बताता है कि हम रिहैब सेंटर में हैं और मारू गुस्से में अपनी माँ से बात करने के लिए मना कर देती है। तभी आर्या के पास एक रशियन आता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में वो रशियन आर्या को सीधा उसके घर लाता है जहाँ एंटोन आदि के पास बैठा हुआ था। फिर आर्या एंटन को एक कमरे में लाती है और बताती है कि तुम्हारा माल मेरे पास है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मेरे और मेरे बच्चों के लिए एक फेक आईडी और पासपोर्ट चाहिए। और रशियन इसके लिए मान जाता है। फिर आर्या बताती है कि मेरी कार में तुम्हारा माल रखा है, ले लो। अब उन लोगों को उनका माल मिल जाता है, इसलिए आर्या कहती है कि मुझे अब जुबान दीजिए कि मेरे जाने के बाद आप सब मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। और वो एंटन कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। अब जब एंटन वहाँ से जाने लगता है तो वो आर्या से कहता है कि अब मुझे 50 करोड़ रुपए इंटरेस्ट चाहिए। और आर्या पूछती है क्यों, तो वो कहता है कि तुम्हारे भाई को मेरे माल के बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहिए था, अब उसी की भरपाई तुम करोगी। और बातों बातों में एंटोन उसे अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए कहता है कि मेरे ऊपर भी बॉस बैठे हैं, इसलिए तुम 5 दिनों में यानी होली के दिन पैसा तैयार रखना। इधर अब रिहैब सेंटर में आरू को सब लोगों के साथ बैठाकर इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है और यहाँ खान अजय को फोन करके माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल नहीं पाया और अपने काम के आगे अपनी फैमिली और अपने प्यार को भूल गया। तब अजय उसे मोटिवेट करता है कि तुम अपना केस सुलझाओ और अपनी फैमिली और मेरी चिंता मत करो, जब केस सुलझ जाए तब आ जाना। इधर अब आर्या आरू से मिलने आती है, लेकिन आरू उसे मिलने से मना कर देती है। इधर हम हीना को देखते हैं जिसके संग्राम के जाने के बाद दिमागी हालत काफी खराब हो रही थी और वो खूब शराब पीकर बार बार कह रही थी कि आर्या ने संग्राम को मारा है। यहाँ आर्या केडी को बार बार फोन लगाती है पर केडी फोन ही नहीं उठाता क्योंकि वो तो संपत के चंगुल में पिटा बैठा था जहाँ संपत उसे खूब टॉर्चर करता है और जोरावर की फॉरेन अकाउंट की डिटेल मांगने लगता है, पर केडी उसे कुछ भी नहीं बताता। इधर आर्या अब रुंगटा के पास दोबारा कॉल करके पूछती है कि क्या आप अभी भी फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं। तब रुंगटा कहता है कि ठीक है, हम उस फैक्ट्री के बदले आपको 80 करोड़ रुपए देने को तैयार है। और आर्या को किसी भी हाल में 50 करोड़ रुपए रशियन को देने थे, इसलिए वो मान जाती है। लेकिन रुंगटा कहता है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको संग्राम की जगह हिना के साइन लाने होंगे। इसके बाद हम हिना को देखते हैं जो शराब पी रही थी और उसे माया लेने आती है क्योंकि आज संग्राम का अंतिम संस्कार है। फिर हिना अपने बच्चे को मेड के पास छोड़कर माया के साथ चली जाती है। अब सब लोग संग्राम के अंतिम संस्कार में आते हैं और वहाँ नशे में हिना सबके साथ बदतमीजी करती है, पर उसे कोई कुछ भी नहीं कह पाता, ये सोचकर कि शायद इसे सदमा लगा है। तभी वहाँ पर आर्या आती है और हिना उसे देखकर खूब बातें सुनाती है और आर्या संग्राम को देखकर रोने लगती है। इसके बाद जैसे संग्राम का अंतिम संस्कार होता है, आर्या सीधा हिना के पास फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है और कहती है कि इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दे ताकि तेरा बच्चा अच्छी लाइफ जी पाए। ये देखकर हिना कहती है कि चल अंदर चल के संग्राम की चिता के सामने साइन करती हूँ, और जाते ही वो सारे कागज चिता में फेंक देती है और आर्या गुस्से में बस देखती ही रह जाती है। तभी वहाँ पर उदय आता है और उसे देखकर जोरावर गुस्से में घूरने लगता है। फिर जोरावर वहाँ आर्या को बुलाकर कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, वरना ये उदय तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। पर आर्या कहती है कि आप अपनी चिंता करिए, मेरी नहीं। फिर बाहर उदय आर्या से कहता है कि वो माल रशियन को देने के लिए धन्यवाद, पर अभी भी तुम्हारा और मेरा हिसाब होना बाकी है। तभी उदय की बेटी नंदिनी भी कहने लगती है कि पापा, इसकी तो बेटी भी ड्रग एडिक्ट है। और ये सुनकर भी आर्या उसे वहाँ कुछ नहीं कहती। अब जाते जाते उदय बताता है कि वो केडिया मेरे ही पास है, जब तक वो मुझे जोरावर के फॉरेन अकाउंट की डिटेल नहीं देगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब रात के समय जब अर्जुन आरव को आदि के पास से लेने आता है, तब अर्जुन वहाँ आर्या को सब बता देता है कि तुम्हारे परिवार में ये क्या चल रहा है कि तुम कोकेन छुपा रही हो और तुम्हारा आदि तुम्हारे बॉडीगार्ड पर ही बंदूक तान रहा है। ये सुनकर आर्या शॉक हो जाती है और अर्जुन वहाँ से आरव को लेकर चला जाता है। फिर आर्या वीर से पूछती है कि किस पे बंदूक तानी थी और वो बताता है दौलत पर, और वो कहता है कि बंदूक किसी बॉडीगार्ड की थी। तब आर्या जाकर आदि को खूब समझाती है कि ये बंदूक वगैरह कभी मत उठाना, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन आरू की नानी उससे मिलने आती है और कहती है कि आर्या को माफ कर दो, पर आरू अपनी माँ को ही गाली देने लगती है। पर उसकी नानी उसे समझाती है कि माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। यह सुनकर आरू को भी समझ आता है। तभी वहाँ आरू के साथ की लड़की आती है और आरू कहती है कि ये मेरी नई फ्रेंड है पाही। तब पाही कहती है कि आंटी आपने क्या मस्त ब्रॉच पहना है, और नानी कहती है कि ये तो मेरी बच्ची आरू के लिए है, और वो उतार कर आरू को दे देती है कि अब आरू से पहनेगी। और पाही उसी ब्रॉच को घूर रही थी। इधर हम हिना को देखते हैं जो अब होश में थी और वो अपने बच्चे से कहती है कि मैं जब भी तुझे देखती हूँ तो संग्राम की याद आती है, इसलिए वो अपने बच्चे को संग्राम की माँ के गेट पर छोड़कर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद संग्राम की माँ उस बच्चे को अंदर ले जाती है कि अब तुझे तेरी दादी ही प्यार देगी।
क्योंकि वो समझ गई थी कि हिना उसे छोड़कर चली गई है। यहाँ आरू वॉशरूम में थी, तभी उसके पास पाही आती है जिसने उस ब्रॉच से अपनी कलाई काट ली थी और तभी पाही बेहोश होकर गिर जाती है और ये सब आरू बस देखती रहती है। तब वहाँ पर नर्स आकर पाही को अपने साथ ले जाती है। इधर हम संपत को देखते हैं जिसने केडिया पर सारे जुर्म कर लिए थे, पर केडिया उसे अकाउंट की डिटेल नहीं देता। इधर आर्या को दौलत फोन करवा कर बुलाता है और बताता है कि ये रघु शेखावत का आदमी है। तब आर्या कहती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास एक भी काम का आदमी नहीं है। जिस पर दौलत कहता है कि तुम अकेली ही काफी हो ये सारा काम निपटाने के लिए, बस तुम्हें खुंखार आर्या बनकर सोचना होगा। और ये सुनकर आर्या वहाँ से चली जाती है और उसके दिमाग में बार बार केडिया का ख्याल आ रहा था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अब आर्या माया से मिलती है और उसे बंदूक देकर कहती है कि मुझे किसी भी हाल में जोरावर के फॉरेन अकाउंट से पैसे चाहिए होंगे, वरना वो रशियन मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद ये दोनों बंदूक रखकर उदय की बेटी नंदिनी को अगवा करने के लिए उसके बच्चों के स्कूल आ जाते हैं। अब जैसे नंदिनी और उसके बच्चे स्कूल से निकलते हैं, ये दोनों बंदूक लगाकर उन्हें अपनी कार में बैठा लेती है और आर्या सीधा उदय को फोन लगाती है कि तेरी बेटी और उसके दोनों बच्चे मेरे कब्जे में हैं। अगर केडिया 2 घंटे में नहीं लौटाया तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर उदय के होश उड़ जाते हैं और आर्या उन सबको कार में लेकर चली जाती है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्या ने उन सबको माया के काम करने वाली आर्ट गैलरी में रखा हुआ था और वहाँ नंदिनी के दोनों बच्चे ड्राइंग कर रहे थे। तभी आर्या पर संपत का कॉल आता है और वो कहता है कि राजमहल में आकर मिलो, हम केडिया को ला रहे हैं। फिर आर्या नंदिनी से कहती है कि मैं बच्चों को अपने साथ ले जा रही हूँ, तुम यहीं पर रुकोगी माया के पास। जब केडिया मुझे मिल जाएगा तुम भी अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। जिसके बाद आर्या नंदिनी के हाथ पैर बांध देती है और बच्चों को लेकर जाने लगती है। तभी नंदिनी कहती है कि सूरज तुम्हें नहीं छोड़ेगा और माया के पूछने पर आर्या बताती है कि सूरज जिसका पति है जो जर्मनी में है। फिर आर्या जब बच्चों को लेकर कार में बैठती है तभी उस पे डॉक्टर के फोन से आरू फोन करती है और कहती है कि मम्मी अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, इसलिए मुझे आज ही यहाँ से लेकर चले जाओ। तब आर्या को डॉक्टर बताता है कि आरू में सुधार तो है और आप चाहे तो उसे ले जा सकती हैं। और आर्या कहती है कि ठीक है, मैं कल आकर आरू को ले जाऊंगी। और आर्या उन बच्चों को लेकर राजमहल की ओर निकल जाती है। यहाँ नंदिनी माया को अकेला पाकर चिल्लाने लगती है। तब माया उसके मुंह पर टेप लगा देती है। अब आर्या उन दोनों बच्चों के साथ बताई हुई जगह पर खड़ी थी। तभी उसके सामने संपत केडिया को लेकर आता है और संपत आर्या से फोन पे कहता है कि नंदिनी कहाँ है। पर आर्या कहती है कि जैसे ही केडिया सेफ पहुंच जाएगा नंदिनी तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद आर्या इधर से बच्चों को छोड़ती है और उधर से संपत केडिया की जेब में कुछ डालकर उसे आर्या की तरफ भेज देता है। और जैसे केडिया थोड़ा आगे आता है, एक बाइक वाला आदमी आकर केडिया को बैठाकर वहाँ से ले जाता है और वहाँ संपत नंदिनी को ढूंढने लगता है और देखता है कि आर्या भी वहाँ से गायब है। इधर हम नंदिनी को देखते हैं जो माया से पीरियड्स का बहाना बनाकर अपने हाथ खुलवा लेती है और मौका मिलते ही माया को धक्का देकर भागने लगती है और इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है जहाँ नंदिनी चाकू उठा लेती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें केडिया को दिखाते हैं जिसे वही बाइक वाला आगे आर्या के पास छोड़ता है और ये कोई और नहीं बल्कि रूप ही थी और रूप वहाँ से चली जाती है। अब जैसे केडिया और आर्या वहाँ से भागने वाले होते हैं तभी संपत उनके पास पहुंच जाता है और वापस से केडिया को अपने पास रख लेता है। फिर वह बताता है कि मैंने केडिया की जेब में पहले से ट्रैकर डाल दिया था क्योंकि थोड़ा खेल तो हम भी जानते हैं। अब जैसे संपत आर्या पर बंदूक तानता है तो आर्या कहती है कि अगर मैं 30 मिनट में नहीं पहुंची तो मेरे आदमी नंदिनी को जान से मार देंगे। यह सुनकर संपत डर जाता है कि तब तो शेखावत मुझे मार देगा और वो आर्या के बैग में चुपके से ट्रैकर डालकर चला जाता है। इसके बाद आर्या जब कार में बैठती है तो सबसे पहले अपना बैग ही तलाशती है और फिर उस ट्रैकर को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। इधर अब बच्चे उदय के पास आते हैं और उदय पूछता है कि नंदिनी कहाँ है। तब संपत कहता है कि उसे ही ढूंढ रहे हैं ट्रैकर से, थोड़ी देर में उसे भी ले आएंगे। अब बच्चों के नाना उनसे पूछते हैं कि कौन कौन था मम्मी के साथ और वो ड्राइंग दिखाने लगते हैं कि हमने उन्हें बनाया है। तभी उदय ड्राइंग के पीछे देखता है तो कागज पर एड्रेस लिखा था और वह संपत को बताता है कि आर्या ने नंदिनी को यहाँ पर रखा है, जाओ लेकर आओ। इधर आर्या जब माया के पास पहुँचती है तो देखती है कि उसने तो नंदिनी को जान से मार दिया है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नंदिनी और माया लड़ रहे थे। तभी एकदम से नंदिनी माया के ऊपर गिर गई और चाकू से उसका गला कट गया। अब आर्या जल्दी से उस जगह को एकदम साफ करती है और फिर वहाँ पड़ी पन्नी में नंदिनी को लपेट कर अपनी कार में ले जाने लगती है। तभी बाहर संपत आ जाता है और वो गेट को खोलने लगता है, लेकिन आर्या लाश को पीछे के रास्ते से अपनी कार में डालकर चली जाती है। उसी समय संपत उस गेट को खोलकर अंदर आता है तो देखता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब आर्या रात के समय एक दूर जगह पर आती है और गड्ढा खोदकर नंदिनी की लाश को उसमें डाल देती है। फिर वो नंदिनी की एक उंगली काट कर निकालती है जिसे देखकर माया को उल्टी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों लाश पर मिट्टी डालकर सुबह तक घर आ जाते हैं जहाँ उन्हें भारी खान रोक लेता है और बताता है कि संग्राम का कातिल मिल गया है और वो आपका सिक्योरिटी गार्ड गोपी था। ये सुनकर आर्या को झटका लगता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि उसे तो दौलत मेरे पास लाया था। इसके बाद आर्या सीधा दौलत से मिलने जाती है और कहती है कि तुमने ही गोपी को मेरी सिक्योरिटी में लगाया था ना। और दौलत पूछता है क्यों, क्या हुआ। तब आर्या बताती है कि उसने ही संग्राम को मारा था। ये सुनकर दौलत भी हैरान हो जाता है और वो बताता है कि मैं तो बस एक नौकर हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक है ये सब एक ही आदमी के इशारे पर होता है।
और फिर हमें जोरावर को दिखाते हैं जिसकी हालत नाजुक थी और उससे आर्या मिलने आती है। वहीं पर उसकी माँ भी थी। तब आर्या पूछती है कि अपने बेटे को कौन सा बाप मरवा सकता है। ये सुनकर आर्या की माँ के होश उड़ जाते हैं और हमें पता चलता है कि जोरावर के ऑर्डर पर ही गोपी ने संग्राम को मारा था। और यह जोरावर कहता है कि मैं तो बस आर्या को बचाना चाहता था ताकि संग्राम उसे जान से ना मार दे। तब आर्या उसे खूब सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आर्या की माँ जोरावर पर भड़कने लगती है और कहती है कि तेरे मरने से पहले तुझे एक सच बताती हूँ। और यहीं पर सीन चेंज होता है जहाँ उदय के हाथ में नंदिनी की उंगली और एक चिट्ठी थी और उसमें लिखा था कि कल सुबह तक केडिया को संपत के साथ मेरे घर भेज दो, वरना नंदिनी की उंगली देखकर ही जिंदगी निकालना। ये पढ़ते ही उदय संपत को खूब मारता है और सबके सामने बेइज्जत कर देता है कि जाकर अब ये काम कर। इधर अब आर्या आरू को लेकर घर आ जाती है, जिसके बाद आर्या पर एंटन का फोन आता है कि कल होली है, मेरा माल तैयार रखना। और अब अगला दिन भी आ जाता है जहाँ आर्या ने होली की तैयारी कर रखी थी। फिर हम देखते हैं कि अंदर के कमरे में रशियन अपना पैसा लेने के लिए ही तैयार बैठे थे। उसकी थोड़ी देर बाद संपत केडिया को लेकर आता है और आर्या केडिया से कहती है कि अंदर रशियन बैठे हैं, उन्हें उस फॉरेन अकाउंट से 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। अब केडिया अंदर चला जाता है और संपत कहता है कि नंदिनी मर गई है ना, क्योंकि मुझे तो उसकी उंगली देखकर ही पता चल गया था। और संपत कहता है कि अभी शेखावत को भी नहीं पता, यानी संपत आर्या से हाथ मिलाने आया था। तभी वहाँ पर आरू आती है और उसे रंग लगाने लगती है। ये देखकर आर्या कहती है कि इनसे दूर रहो। तब आरू बताती है कि जब उस दिन गोलियां खाकर मैं मरने वाली थी तब संपत अंकल ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। और फिर आर्या इसके लिए संपत को धन्यवाद करती है, यानी अब आर्या को भी संपत पर ट्रस्ट होने लगा था। तभी पीछे से संपत का एक आदमी उदय को फोन करके बता देता है कि यहाँ तो संपत भी आर्या से मिल गया है, यानी कि अब आपकी जान को खतरा है। यहाँ घर में अब रशियन को उनका पैसा मिल जाता है और वो आर्या को उसकी फेक आईडी और पासपोर्ट दे देते हैं। लेकिन अब आर्या कहती है कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि अभी गई तो पूरी जिंदगी भागती रहूंगी। और इस साइड उदय अपनी कार से कहीं जाने लगता है, जिसकी खबर वहीं का आदमी संपत को दे देता है कि उदय तो यहाँ से भाग रहा है। और ये खबर मुरली ने उदय को दी है, जिसके बाद संपत सबसे पहले मुरली का काम तमाम करवाता है और फिर वो आर्या को जाकर बताता है कि उदय शेखावत को हम सबके बारे में पता चल गया है और वो यहाँ से भाग रहा है ताकि मौका मिलते ही बदला ले सके। ये सुनते ही आर्या को एक आइडिया आता है और वो केडिया से 10 करोड़ रुपए रशियन के अकाउंट में भिजवा देती है। फिर एंटन को कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद आर्या अपने घर से निकल जाती है कि थोड़ी देर में आती हूँ। और यहाँ उदय अब हेलीकॉप्टर से कहीं जाने वाला था और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठने आता है तभी उसमें से आर्या बाहर निकलती है। अब जैसे ही आर्या उसे मारने वाली होती है तब वो उसकी बात उसकी माँ से करवाता है और यहाँ आर्या की माँ उसे सच बताती है जो अभी तक सबसे छुपाया गया था कि जोरावर से शादी से पहले ही आर्या की माँ प्रेग्नेंट थी और आर्या का असली बाप उदय है। यह सुनकर आर्या शॉक हो जाती है और रोने लगती है। फिर उदय कहता है कि तुम अपने बाप को कैसे मारोगी, और जैसे ही वो बहाने से बंदूक निकालने लगता है तभी आर्या उसे शूट कर देती है। और ये सब आर्या की माँ भी सुनकर रोने लगती है। इसके बाद संपत लाश को ठिकाने लगा देता है और आर्या घर पे आकर होली के मौके पर संग्राम के बेटे का नाम रखती है जीत। तभी वहाँ एसीपी खान आता है और कहता है कि उदयवीर शेखावत और उसकी बेटी नंदिनी गायब है, इसलिए सोचा कि तुमसे पूछ लूं क्योंकि अब तो तुम नई डॉन बन गई हो। और आर्या कहती है कि मुझे नहीं पता और खान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अंदर जाकर आर्या सब लोगों के साथ होली मनाती है, जिसमें इंस्पेक्टर सुशीला से लेकर रशियन भी शामिल थे। और यहाँ हम दौलत को देखते हैं जो सीधा जाकर गोपी को जान से मार देता है। फिर हमें जोरावर को दिखाते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और यहाँ आर्या पूरी डॉन बन चुकी है, जिसे एंटोन सिगार पिलाता है। इसके अगले सीन में हम सूरज को देखते हैं जो अपने बच्चों के पास इंडिया आ जाता है और फिर वो आर्या को फोन करके कहता है कि जो तूने नंदिनी के साथ किया उसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। और आर्या कहती है कि देखते हैं। यहीं पर ये सीजन खत्म होता है।